बहुत बुरा 40 साल का मेरा बेटा, इंसाफ दिला दो, मेरा घर नाश हो गया। जो तेरे को मिल रहा हो तो उसमें खुश हो जा। 50-60 जो मिल रहा है तुझे, तू रख ले। अन्य तो जितने की डिमांड करा, जितने तेरे ईमानदारी के पैसे हैं उतने में तुझे ना दे के उसके आधे में तेरे घर वालों को भी देख लेंगे। कोई कॉल आई थी, उन पे केस चल रहा था एपी ट्रेवल्स का, तो उसके चक्कर में वो टेंशन में रहने लगे। तो कहने लगे कि पता नहीं बच्चों को बाहर मत जाने देना। किसी की कॉल आई थी उन पे, तो मैंने की कोई बात हो तो मुझे बताओ। बोले बस मैं इतना कहता हूँ कि बच्चों को बाहर मत जाने। सामान को मिट्टी में डाल दिया कि एक परिवार को बेसहारा कर दिया है यार। एक छोटे से जो उसने मेहनत करी उस अधिकार को, आज उसके मरने के बाद आप प्रेशर डाल रहे हो कि भाई समझौता कर ले। 7 साल पहले कहाँ थे? नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि अभी आप सोशल मीडिया पे काफ़ी देख रहे हो, हमारे पवन शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। आज हम उनके घर पर आए हुए हैं और काफ़ी आप लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है। तो उसी के लिए हम जानकारी लेने के लिए आज परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और क्या ये हकीकत में ही एक मर्डर है या हत्या है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं। चाहे बात करते हैं यहाँ से उनकी घर से बात करते हैं। आप उनके क्या मम्मी जी। अच्छा, उनकी मदर। हाँ, मदर। अच्छा, क्या बोलते थे वो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, क्या क्या कुछ ऐसा लगता था? काम तो सारे करते थे पर बहुत डिप्रेशन में रहते थे, परेशान रहते थे। तो मैं कहती थी बेटा तुम्हें क्या हो गया? बोले मम्मी तुम्हें क्या पता मैं कैसे बच्चे पालूं, एपी ट्रेवल्स वाला मुझे काम नहीं देता और कहीं काम भी नहीं करने देता है, मैं क्या करूं? और इसलिए मैं बहुत परेशान रहता हूं। इसके बाद में बस उन्हें बुखार आया, उन्होंने पहचानना बंद कर दिया और उन्होंने जाके GTV में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद हम ले भी गए अस्पताल, दूसरे अस्पताल में भी ले गए, कामयाब नहीं हुए। मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया और बस यही कहते थे माँ अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे इंसाफ दिलाना। और हमारे भैया तेजेंद्र जी और नेमी भैया यही इंसाफ दिला सकते हैं, मुझे भरोसा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मम्मी मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाना, यही कहते थे जी। अभी जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी गंभीर समस्या है, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आरती शर्मा। आरती शर्मा। आप उनकी वाइफ जी। आपको क्या लगता है कि ये एक हत्या है? नहीं सर, उनके फ़ोन आते थे, वो डिप्रेशन में थे। हाँ जी, उनके सर में भी दर्द हो रहा था, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, शुगर भी बढ़ गया था। तो मुझे कुछ नहीं बताया था उन्होंने। बोले जब भी बच्चे शाम को बाहर हो तो अपने टाइम से घर पे बुला ले। तो कोई आदमी उनसे मिलने आया था, उन्होंने धमकी दी कि जो केस में जो पैसा मिल रहा है 50-60 हज़ार वो ले लो, फैसला कर लो। बोले नहीं मैं नहीं लूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे नेमी भैया का तेजेंद्र सर का नाम लेते थे, वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, वो उनका साथ दे रहे हैं, बस यही कहते थे। और मुझसे कहते थे अपने बच्चों के बाद बाहर मत जाने तुम। और उनसे डिप्रेशन में ज़्यादा चले गए थे, सर में 24 घंटा दर्द रहने लग जाता बस। और उतना मैं गुरुद्वारे में दान कर दूंगा, पवन तुझे मैंने कुछ नहीं दूंगा और काम भी नहीं करने दूंगा। कौन बोलते थे ये एपी ट्रेवल्स वाले। एपी ट्रेवल्स वाले हाँ, ये बोलते थे मैं तुझे काम ही नहीं करने दूंगा कहीं, और जितना तुझे दूंगा उतना गुरुद्वारे में दान कर दूंगा, बट तुझे नहीं दूंगा। हाँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या, क्या दुश्मनी है? नहीं बता सकती थी। बेटा मेरा 24 घंटे परेशान रहता था, किसी से भीख मांगता था कि भैया मैं दिहाड़ी पे भेज दो। तो दिहाड़ी पे मेरा बेटा एक बारी उसको बस से उतार दिया था कि तुम केस लड़ रहे हो एपी ट्रेवल वालों के, तुम नहीं जाओगे। तो मेरा बेटा आके बहुत रोया था, कहता था क्या करूँ माँ मैं फांसी खा लूँ। नहीं बेटा मेहनत करो, इतना मतलब परेशान कर दिया था, इसलिए बहुत परेशान था मेरा बच्चा। कहीं काम भी नहीं करने देते थे उन्होंने। जहाँ भी ड्यूटी जाते थे तो वो झाड़ी पे जाते थे, किसी से खुशामद करते थे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगा। 7 साल से केस चल रहा था, हम किराए के मकान में रहते थे सर। अब रह से थोड़ा सा ही करा था तो बच्चों के लिए ये हो गया। कहीं काम नहीं करने देता था, जहाँ भी ड्यूटी जाते थे तो मालिक कहते थे एपी ट्रेवल्स की वजह से केस चल रहा है, इसे हटा दो। उन्हें कहीं से झाड़ी पे ही काम करते थे, कई 1000 रुपये। यानी कि सुनने में आ रहा है कि एपी ट्रेवल्स का इतनी दहशत थी कि समय समय पर एपी ट्रेवल्स की तरफ से कुछ लोगों की धमकियां भरे यहाँ पर फ़ोन आते थे, कॉल्स आती थी कि हमको ये कर देंगे। जैसे कि अभी उनकी वाइफ ने खुद ही बताया कि कैसे धमकियां आती थी, उनको कम भी काम भी नहीं करने देते थे। यहाँ तक कि घर में
रोटी के लिए बहुत मुश्किल चुपचाप लेट जाता था। बीवी कहती कि खाना खा लो, क्या बात है इतने परेशान क्यों हो? बोले तू अपना खाओ पियो सो जाओ, हमसे वो बात ना करो। बोलता नहीं था। मैं कहती थी बेटा क्या बात है? बोला अपना काम करो, ज्ञान नहीं बांटो। मतलब डांट देता दिया। असलियत है, झूठ नहीं बोली बिल्कुल। मैं माँ हूँ, मैंने अपना बेटा खोया है। तो मैं बस इतना ही हाथ जोड़ के चाहूंगी मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ बस। यानी कि एक तरीके से उनका जो माइंड भी डिप्रेशन में आ गया था। कुछ पड़ोस वाले वगैरह से क्या क्या किस तरह का व्यवहार करते थे? शांत रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। टेंशन में 24 घंटा रहते थे। उस टेंशन के बारे में आपको बताया? बस यही कहते थे कि मुझे टेंशन में परेशान हूँ, तुम लोग ज्यादा बात मत किया करो, ज्यादा यहाँ बताया करो। ऐसे बोलते थे। जब मैं में भी बात नहीं बोलते नहीं थे, बच्चे आते थे बच्चों को भी चिल्लाया करते थे, तुम लोग शांत रहा करो, मारूंगा मैं। मतलब कुछ बोलते नहीं थे, ऐसे शांत रहते थे। तबीयत खराब हुई जिस दिन, उस दिन भी तो कुछ किसी से कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप रोए और रो के चुपचाप हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इतना परेशान थे समझ लीजिए। हाथ जोड़ के गया, किसी से लड़ना नहीं। अच्छा। माँ अपनी बीवी से, तुम किसी से लड़ना नहीं, सिर्फ सुनना, लड़ना नहीं किसी से। मतलब मोहल्ले में कोई बात हो जाए या किसी से बच्चे संभालना, और बस। उनके बेटे भी आज हमारे साथ में हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण शर्मा मेरा नाम है। पवन शर्मा जी का मैं लड़का हूँ बड़ा। बस उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। मतलब एक आध महीने पहले से, ज़्यादा दिन पहले के तो मैं कहता नहीं, पहले केस चल रहा था ठीक है, दिहाड़ी वाड़ी कर लेते थे, काम वाम कर लेते थे। पर एक आध महीने से ऐसे हो गए थे बिल्कुल गुमसुम से। और अपना उनके हाथ दर्द रहने लग गया था इस हिस्से में। अगर आपको नहीं विश्वास हो किसी को, जीटीवी में उन्होंने सुबह शाम सर दर्द के इंजेक्शन दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक रोज दर्द बताते थे घर पे भी। टेल्मा काइंड AMS की गोली खाते थे। अभी तक हम पे गोलियां भी रखी हुई हैं, पत्ते बचे हुए रखे हुए हैं। और मतलब टेंशन में बहुत ज़्यादा रहने लग गए थे। धमकियाँ किस प्रकार की? धमकी की बहुत बात अलग है, उन्होंने घर में किसी को बताई और नहीं बताई है। एक दिन अपनी मतलब जब लास्ट ड्यूटी करके आए थे, 20 से 25 दिन पहले करके आए थे, तो उन्हें पता नहीं कौन सा एनक्लेव बताया था, जगह नहीं पता मुझे कुछ। उन्होंने बताया था कि उन्हें एक आदमी मिला। मतलब वो जैसे गुस्से में आके घर में कहते नहीं है कि ऐसे जो धमकी दे रहे हैं कि मैं कौन सा डर जाऊँगा, ऐसे करके बता रहे थे कि उन्हें एक आदमी मिला कि पवन भाई मेरे बात सुन ले, कि तू अपना जो तेरे काम कर रहा है तो ये सही नहीं है, जो तेरे को मिल रहा है वो रख ले। समझने वाला इसमें समझ जाता है। तो पापा ने उस समय मतलब थोड़ी बहस भी हुई थी। तो फिर अपने घर आके मेरे को ये बात पता चली थी पापा के मुँह से। उन्होंने आपको? बिल्कुल। और उसके बाद से ज़्यादा टेंशन में लग गया था। कभी तजेंद्र अंकल जी को, कभी नेमी अंकल जी को, विजय अंकल जी को, मतलब फ़ोन पे सबको बताया उन्होंने आके बात। तो अंकल ने सहानुभूति भी दी, कुछ नहीं होगा, हम खड़े हैं तेरे पीछे। वो अंकल मेरे साथ तो 2-4 तारीख से आप उनके साथ भी जा रहे थे। अंकल 2-4 तारीख से जो AP ट्रेवल्स पे केस चल रहा, अंकल जाते थे पापा के साथ। तो पापा इनके भरोसे पूरे थे। अब वो ज़्यादा इतनी टेंशन में रहने लग गए। उन्होंने मतलब लास्ट टाइम पे आके 2-4 दिन पहले घर वालों को पहचानना बंद कर दिया। अच्छा। घर में मतलब यूँ नहीं पता करते थे कि डरते थे, डरने लग गए थे। यहाँ सर में ज़्यादा दर्द बताते थे कि बेटा सर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। कभी कोई दवाई दे रहे हैं, हम कभी कुछ दे रहे हैं। मतलब कुछ दवाई भी खाते नहीं थे, सिर्फ टेल्मा काइंड AMS BP की गोली खाते थे कि BP बढ़ने से या घटने से सर दर्द हो रहा है, तो वही खाते थे। अब अचानक एकदम इतनी तबीयत खराब हो गई कि हमें उन्होंने पहचानना बंद कर दिया और बोलना बंद कर दिया हमसे। अब हम डर गए, हम तुरंत GTV लेके गए इमरजेंसी में। और वहाँ पर भी मतलब थोड़ी सी हमारी बहसी हो गई थी, पर हमने एडमिट करा दिया उन्हें। हमने वहाँ पे सिर्फ 5-6 या 6 ही घंटे रखा, हमारा मन नहीं माना। हम गए प्राइवेट लेके चलेंगे, हम पैसे और ले लेंगे किसी से उधार। हम प्राइवेट लेके गए और वहाँ पे उन्होंने 20, 25, 30 मिनट में दम तोड़ दिया। सर दर्द वहाँ पे भी इतना बता रहे थे, ऐसे ऐसे करने लग गए थे लास्ट में सर में। और जैसे घर वाले ये कह रहे हैं ना कि क्या नाम है अपना, परेशान रहते थे ज़्यादा ये वो, पर ये ज़्यादा परेशानी उनकी 1-2 महीने 2 महीने से ज़्यादा देखी जब वो पिछली तारीख पर अपने होके आए AP ट्रेवल्स। जब से वो धमकी मिली है, जब से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। देखो पवन शर्मा जी को धमकी भी दी जा रही थी, मिल रहे थे। केस को वापस लेने के बार बार उनको जोर दिया जा रहा था कि अभी आप ये केस वापस ले लो, क्योंकि AP ट्रेवल्स ही चाहता था कि ये केस वापस ले लिया जाए। और जैसे कि अम्मा बता रही कि उनको एक बार गाड़ी से उतार दिया गया था। वो एक बार नहीं था, किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास जाते थे ना, तो अधिकतर ट्रांसपोर्टर यूँ ही मना कर देते कि तूने AP ट्रेवल्स पे केस कर रखा, हम तुझे नौकरी नहीं देंगे। यानी कि AP ट्रेवल्स के सबने कॉन्टेक्ट थे भाई उसके, वो बड़ा आदमी है, हम तो गरीब हैं, मगर
उसने पापा को कहीं काम ही नहीं करने दिया। अब विजय अंकल हो गए, नेमी अंकल हो गए, अपनी गाड़ियां छोड़ के पापा को भेजते थे कि तेरे घर में पैसे नहीं, अब तू चला जा दिहाड़ी मारने। बिल्कुल, एक आदमी को इतना परेशान इतना किया कर्जा हो रखा है पापा पे बहुत ज्यादा इस टाइम। हमें पता है हमने कैसे कैसे दिन देखे। एपी ट्रेवल्स ने इतना परेशान किया कि उन जो पवन शर्मा जी थे उनको कहीं काम नहीं करने दिया जा रहा था। कहीं भी वो अपनी बातचीत करके भी कहीं काम करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर भी उनको तुरंत उनका नाम आते ही कि एपी ट्रेवल्स से ये पवन है तो उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता था। बकायदा ट्रांसपोर्टर के बाद फोटो लगी हुई थी कि पवन शर्मा इनको नौकरी नहीं देनी। सभी जो ट्रांसपोर्टर अधिकतर पापा बताते थे अपने मुँह से कि मेरी ऐसे ऐसे पहुँचा रखी है, काम नहीं करने दे रहा हूँ मुझे कहीं। अच्छा जी। वो बहुत टेंशन में रहे हैं इस चक्कर में, और टेंशन में आते आते उनकी डेथ ही हो गई। तो कौन कहेगा ये डेथ है कि मर्डर है? ये तो सरेआम मर्डर ही है। अभी आज यहाँ पर तेजेंद्र जी भी आए हुए हैं, नेमी जी भी आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या कार्रवाई अभी चल रही है। अभी कुछ लेटर भी बना के रखे हुए हैं। मैम क्या है ये मेरे अर्जेंट पति के वो है मतलब कि जो केस चल रहा है। हाँ जी, उनकी मतलब ये ऐसे थे, ये हमने अब बनाए हैं ये। अच्छा। जो पहले वकील थे उनके पास से हमने अथॉरिटी अभी उनको कही नहीं है, पर हमने ये अथॉरिटी हम अपनी तरफ से तेजेंद्र अंकल जी को देंगे, क्योंकि उनके साथ 5-7 तारीख से 2-3 तारीख से हमें नहीं पता, पापा इतना नहीं बताते थे, पर हमें पता है कि अंकल जी जाते थे, नेमी अंकल जी और तेजेंद्र अंकल जी पूरा साथ देते थे। तो हम अपनी तरफ से ये अथॉरिटी इनकी तरफ, हम इनके भरोसे अब पूरे ये अथॉरिटी हम पापा के केस के अब इनको देंगे। चलिए आप बात कर लेते हैं माननीय तेजेंद्र जी से। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर क्या क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं अभी? देखिए, कार्रवाई तो आपने पहले वीडियो देखी होंगी कि पिछली 3-4 तारीखों में हम गए थे और कहीं ना कहीं केस जीतने के कागार पे थे। सामने वाली जो पार्टी है उसके द्वारा लगातार तारीखें बढ़वाई जा रही थी और परिवार से पता लग रहा है कि उनको लगातार जो है आते जाते रास्ते में धमकी भी इनडायरेक्ट शब्दों में दी जा रही थी। तो इस चीज़ों को देख के आज मुझे दुख हो रहा है कि एक ड्राइवर जो है जो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था उसको कहीं ना कहीं डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। तो आज पूरा ड्राइवर समाज उसके साथ है, आज पूरा परिवहन मोर्चा उसके साथ है, सारा समाज उसके साथ है और हम पूरे परिवार के साथ हैं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम उस ड्राइवर भाई को जो अब आज साथ नहीं रहा, हम उसको सम्मान दिलाएंगे, उसका हक दिलवाएंगे और जो भी उसके खिलाफ जाकर जो सामने वाली पार्टी है एपी ट्रेवल्स का साथ देगा वो भी ड्राइवर समाज का गद्दार कहलाएगा, उसको भी हम समाज से बाहर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ नेमी जी भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को। और ये बड़ा दुख की घड़ी है कि एक शख्स जो सबके लिए लड़ता था आज उसकी आवाज़ हमें लड़नी पड़ रही है। आपके साथ वो कैसे रहते थे? मेरा बहुत नज़दीकी और कहने के लिए दोस्त था, पर मेरे भाई से बढ़ के था और काफ़ी नज़दीक था। कोई दुख सुख मुझसे बांटता था, जब मर्जी कॉल करता था, कोई समस्या है हमारी, क्योंकि उसके और हमारे नेचर काफ़ी मिलते थे कि भाई जो बात बोलनी है सामने बोलनी है, सच में बोलनी है। जो आज मैं सामने बैठा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लड़ाई अकेले पवन की नहीं है, ये लड़ाई हमारे एक अधिकार की है। और उसने कई बार मुझे बोला कि भाई, मैं भी बोला पवन तुम चक्कर में क्यों पड़ रहा है, ड्राइवर समाज साथ तो किसी का दे नहीं रहा है तो तेरा क्या देगा। तो उन्होंने बोला भाई देखो, मेरी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे देना लेने देने का अलग मैटर है। मैंने मेहनत करी, कई लोगों के साथ मिलकर केस किया था, कई लोग धीरे धीरे तोड़ लिए जो उसने टूट सकते थे। आज 3 आदमी साथ में से, एक राजकुमार जी, एक रमेश जी और पवन जी। 2-3 तारीख में राजकुमार जी नहीं आए, कोई उनके पर्सनल जो भी कारण होंगे, तारीख में तो होता है अभी कभी। तो लास्ट तारीख में मेरी 3 तारीख को मेरी लगातार बात हो रही थी, तो उनसे बोला कि यार मैं आज गया था, एपी वाले ने बोला था, जज ने साहब ने पूछा था उनसे तो कि भाई तेरी गाड़ी कितनी है, तो उन्होंने बोला 10-15 गाड़ी होंगी। तो जो उसके वर्ड थे पवन के कि कोर्ट ने झाड़ लगाई उनको कि भाई तेरे को तेरी गाड़ी नहीं पता, 10-15 गाड़ी तो बता रहा है, तेरे 70 गाड़ियों का डाटा मेरे टेबल पर रखा हुआ है कि पवन ने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं झूठ है। बिल्कुल। तो एक ये नरेश जी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पहलू हर तरफ से दिखाई दे रहा है कि एक आदमी कानून को भी धोखा दे रहा है कि 10-15 गाड़ियाँ हैं और गाड़ी 70 गाड़ियाँ हैं, 60-70 गाड़ी बता रहा ना, अभी 25-30 गाड़ी ने बीच में बेची भी है, लॉकडाउन के बाद बेची भी है। वो डाटा सारा पवन ने हमें बताया था। जो बात है पवन के वर्ड हैं, क्योंकि ना मैंने एपी ट्रेवल काम किया और मैं तो कहता हूँ करना भी नहीं है ऐसे जेल के बाद।
ये जिल्लत पे पटरी लगा लो, पर ऐसे जलील काम नहीं करो कि मैं इस समुदाय का दिल से सम्मान करता हूँ। आज हमारे साथ बैठे तंजर जी, सिख समुदाय एक बलिदान में नंबर 1 है। जो सर पे पगड़ी आई है ना, वो बलिदान से आई है, वो ऐसे नहीं आई किसी पगड़ी। आज क्या सरदार वर्ड जो आता है ना, वो बहुत मेहनत से आता है, दयालु से आता है। आज गुरुद्वारों में दान चलता है, अन्नदान करते हैं दुनिया। कहीं अगर दानवीर का नाम आता है, सरदार सबसे पहले आता है। अगर 10 कमरे लोग बैठे हो, एक सरदार हो, तो लोग 10 लोग अलग गिनेंगे, सरदार को पहले गिनेंगे। क्यों? सम्मान है। आज इसने उस सम्मान को इस मिट्टी में डाल दिया कि एक परिवार को बेसहारा कर दिया है। यार एक छोटे से, जो उसने मेहनत करी उस अधिकार को, आज उसके मरने के बाद आप प्रेशर डाल रहे हो कि भाई समझौता कर ले। 7 साल पहले कहाँ थे? कुछ कल किसी मसीहा का फोन आया था मेरे पास, खबर आया था, किसी के पास व्हाट्सएप कॉल आई थी, ट्रांसपोर्टर के मसीहा जी थे, उनका फोन आया था, और वो चैनल के माध्यम सुन भी रहे होंगे कि भाई हम तो समझौता कर दे, हम तो आपके फेवर में बोले। हमारे पास फोन आया है कि कुछ लोग गाड़ियां तोड़ने की बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है। न परिवार ने गाड़ी तोड़ने की बोली है, न किसी यूनियन ने, न किसी ड्राइवर ने। गाड़ी नंबर पब्लिक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी फोटो दिखा सकता है, लोगो दिखा सकता है। कोई बोलेगा भाई कौन तजिंदर जी है, तो आज चेहरा आपके सामने आ रहा है। तो गाड़ी तोड़ने किसी नहीं बोली है। अगर कोई ड्राइवर ऐसे हरकत करता है तो वो पब्लिक है, हम नहीं बोल सकते। आप क्या चाहते हो? आपको डर, में एक बात मेरी, अगर आपको डर है कि हमारी गाड़ियों नुकसान हो सकता है, तो महाराज हाथ जोड़ के विनती है, आप सारी गाड़ियों का डाटा थाने में दो, कम से कम रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड आ जाए आपका। सरकार को तो पता लगे कि आप पे गाड़ियां कितनी हैं, क्योंकि सच्चाई भी सामने आ जाएगी अगर वो 10-12 गाड़ी बताते हैं और आप शायद कानून झूठा हो, पवन झूठा हो, आप सच्चे हो, प्रूफ तो करो अपने आप सच्चे के लिए आप। ये तो अभी आप क्या चाहते हो? भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई इस परिवार को इंसाफ मिले। जो दुख की घड़ी पहाड़ इनके ऊपर टूटा है, क्योंकि जिसका कमाने वाला चला जाता है, इस दुनिया में नरक पता कहाँ है? दूध पीते बच्चे की माँ ना मरे, जवान उसका भाई ना मरे, बाप पति ना मरे, और बुढ़िया आदमी का बुढ़ा ना मरे। क्योंकि कई लास्ट टाइम तो साथ देते हैं। एक प्री प्लान आदमी लंबे समय से बीमार चल रहा हो, तो पता है कि भाई इसकी तो नाइलाज बीमारी है, बंदा चला गया। एक अचानक चला जाए विदाउट एनी प्री प्लान कि भाई सुबह मेरा पति काम पे जा रहा है, या सुबह ठीक ठाक है, चाहे हमारा नाश्ता हमारा सक गया, अचानक खत्म है। उस परिवार से पूछो उस पर क्या बीत रही है। हमारे देने लेने से कुछ नहीं होगा। आज उसने हमें बोला, 3-4 तारीख से बोला नहीं भाई, मैंने चल भाई मैं तेरे साथ हूँ, जो प्रशासनिक हेल्प होगी हम करें। और मैं बोल रहा हूँ उस बात को, कभी मैंने इस बात नहीं बोला। प्रशासन से मैंने उसको पूरा प्रेशर डाल रखा, और ऊपर से भी हमारे जो अपने टूरिज्म मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। मैं खुद लीव दे के आया था, पवन जी से मुलाकात भी थी उनकी, अपॉइंटमेंट ले रखी थी गजेंद्र शेखावत जी से, और गडकरी जी से पहले मिल के आया था मैं। गडकरी जी ने भी आश्वासन दिया था पवन के मैटर में कि कोई बात नहीं, आपको जहाँ साथ चाहिए नेहरू जी हमको साथ हैं। मैं सम्मान करता हूँ उनका, आदरणीय मंत्री जी का, कि उन्होंने इस चीज़ का मदद की। और अठावले साहब का तो बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब अठावले जी ने कहते हैं कि मैं न्याय मंत्री हूँ तो न्याय दे के रहूँगा, टेंशन मत लो आप, जहाँ मेरी जरूरत पड़े मैं फ़ोन करूँगा वहाँ से। रामदास अठावले, हम परिवार मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तजिंदर जी उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने, अठावले जी ने पूरा आश्वासन दिया है इस परिवार के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, पूरा इंसाफ दिलाएंगे। और इस तरह के कोई भी ट्रांसपोर्टर अगर ऐसी हरकत करते हैं तो सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। जो जिसका अधिकार है, चोरी का बंटवारा जो कर रहे हो ना आप, क्योंकि अगर इंसाफ भी परिवार हार गया तो आज पूरा ड्राइवर समाज हार गया। अब सबसे बड़ी बात ये देखो ना कि ट्रांसपोर्टर के लिए जरा से कोई आवाज अफवाह उड़ा दी किसी ने, तो फोन आ गया उनके मसीहा का, और ड्राइवर समाज के इतने मसीहा बने हुए, किसी का फोन उनके पास नहीं है कि हाँ भाई। अभी एपी ट्रेवल्स की तरफ से कुछ समझौते का कुछ आपके पास आया? नहीं, मेरे को तो एपी ट्रेवल्स से कोई मेरी बातचीत नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ सरदार जी से, सरदार लवली जी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर सकता हूँ कि देखो इस परिवार को जो अधिकार है, जब तक वो जिंदा था आपकी उसकी फाइट थी। अच्छा, घर वालों के पास कोई आया कि आपके पास कोई कॉल आया कि कुछ समझौता वगैरह करने के लिए एपी ट्रेवल्स की तरफ से? नहीं ऐसा कोई कॉल नहीं आया था। तो आपसे भी कुछ छोटे से मैं एक बात देखिए, चलो पहले नेवी जी बोल रहे मैं हैं। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मेरे को भी माइनर पॉइंट आया था कि लास्ट तारीख में, जैसे पवन ने मुझे बताया था कि 1 तारीख पे तो इन्होंने डाटा गलत दिया था। जज साहब ने बोला कि अपना मुझे पूरे डिटेल डाटा आप मुझे कोर्ट में पेश करें नेक्स्ट तारीख में। उस तारीख में इलेक्शन की डेट निकल गई थी, इलेक्शन टाइम था, तो जज साहब छुट्टी पे थे। जो लास्ट अभी तारीख थी, उस तारीख पे खुद एपी ट्रैवल की तरफ से टाइम मांगा गया था। ये बहुत विशेष बात बता रहा हूँ आपको, जो मेरे माइंड में हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर 99% मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कैमरे की, कि लास्ट तारीख में उसने मुझे बोला था कि भाई इन्होंने टाइम मांगा था कि हम समझौता बाहर कर रहे हैं, और जज साहब ने बोला कि आप समझौता कर लो तो ठीक है, वरना मैं करूँगा तो आपको परेशानी हो जाएगी।
तो मुझे नहीं पता कि ये समझौता किस तरीके का होने वाला था। जो आज जो परिवार जो शब्द बोल रहा है वो शब्द आप समझदार है, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक आप समझदार हैं कि उन्होंने बोला कि हम बाहर समझौता कर रहे हैं और जब सब हम समझौता कर लेंगे। परिवार के पास कॉल नहीं आई, तजिंदर जी के पास कॉल नहीं आई, बच्चे के पास कॉल नहीं आई, तो समझौता कहाँ कर लिया आपने? रास्ते में कर लिया क्या? आज के टेंशन की बीमारी कहाँ आ गई? आप सीधे सीधे संकेत कहाँ जाते हैं? आप खुद समझदार हो, मैं अपने मुंह से वर्ड नहीं बोलना चाहता, उस चीज को आप देख लो। सीधे सीधे ब्लेम जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में तो बोल दिया समझौता, लेकिन बाहर इनडायरेक्ट तरीके से इस चीज को दूसरे तरीके से किया जा रहा था। और जैसे मैंने कहा कि आज हम परिवार के साथ बैठे हैं और इन्होंने पूरा भरोसा जताया है और हम इस भरोसे पे खरे उतरेंगे और परिवार को पूरा इंसाफ दिलाएंगे और जो भी इस चीज़ का गुनाहगार है उसको हम सज़ा दिलवा के रहेंगे, क्योंकि उसमें पूरे समाज का जो सम्मान है, जो हमारा पवन भाई था उसको कहीं भी काम नहीं करने दिया, रोज़गार नहीं करने दिया। और इस चीज़ के बहुत सारे गवाह भी हैं, खुद परिवार भी बोल रहा है, तो हम इस चीज़ को अंत तक लड़ेंगे। अभी कुछ एफआईआर वगैरह? नरेश जी, मुझे कई स्टेटों से फ़ोन आए हैं, कुछ ड्राइवर्स यूनियन से, राजस्थान से, बीकानेर से, किशनगढ़ से, जयपुर से, मध्य प्रदेश से, जगह जगह से फ़ोन आए हैं कि भाई आप इस केस में फाइट करो, हम आपके साथ हैं, जरूरत पड़े तो जो आप हमारे लिए कार्रवाई होगी बताना, वरना अगर ड्राइवर आक्रोश में आ गए तो शायद मामला ख़राब हो सकता है, वो चीज़ अलग है। पर मैंने उनको यही बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, इंसाफ मिलेगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस परिवार को इंसाफ दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दिल्ली में कई संगठन साथ आ गए, राष्ट्रीय सारथी सेवक फाउंडेशन, दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन, परिवहन मोर्चा, ठीक है, और भी कई संगठन हैं हमारे, इनके मैं भी क्षेत्र नाम नहीं जानता हूँ, हमारे ट्रक एसोसिएशन, सारे बस इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि या तो ये फैसला हो जाए, नहीं तो अगला पवन शर्मा दिल्ली में नहीं होने देंगे। क्योंकि 2017 में एक बार हड़ताल हो रही थी, मेड की मीटिंग हुई, ट्रांसपोर्टरों ने टाइम मांगा था कि हमें 10 दिन का समय दो, 10 दिन के अंदर हम सारा फैसला कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, जो जिसका अधिकार होगा उसको देंगे। तो वो उन्होंने अधिकार नहीं दिया। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा ड्राइवर तो उसमें उसका फोटो, मोबाइल नंबर और लाइसेंस की फोटो को भी डाल देंगे, ताकि कोई कंपनियां उसको काम ना दे। ये पवन के वर्ड थे, पवन ने खुद मुझे बताया था, क्योंकि अब नाम ले लूंगा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में उनके जैसे इनके बंदे ग्रुप में बैठे होते हैं ना ड्राइवरों के में, ऐसे इनके पास भी कुछ ट्रांसपोर्टर भी भगवान का रूप है। हर ट्रांसपोर्टर गलत नहीं है, कुछ ट्रांसपोर्टर अच्छे भी हैं जो भले की सोचते हैं, पर देखो मजबूर हर जगह व्यापार में ऐसे को आदमी होता है। तो मैं उनसे भी कहता हूँ जो ये भी ट्रेवल गाड़ी चलते मेरे भाई, पवन संभव मत बनना आप। जिल्लत की रोटी खाने की जगह सम्मान की 2 रोटी कम खा लेना, अपने घर खा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पवन शर्मा के साथ हुआ कि मकान बनाया, कर्जा रह गया। ये बच्चा जो अभी पढ़ाई कर रहा है वो कहाँ से कर्जा बराबर करेगा? आज परिवार की स्थिति ये है कि सुबह खाई शाम की चिंता हो गई कि ड्राइवर कितने बैकअप में आप भी जानते हो, जिसका तो काम ही नहीं लग रहा उसका क्या व्यापार है। आज परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, तो ड्राइवर संगठनों ने मिलजुल के हेल्प करी है, और मैं कहता हूं कि ये हेल्प करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस परिवार का आज भी कहना ये है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा तो किसी की मजदूरी कर लेंगे, घर के बर्तन भाड़े मांज लेंगे, हम बल्लेदारी कर लेंगे जैसे हमारे पापा करते। पर हमारे पापा की आखिरी इच्छा थी, उन्हें कानून पे भरोसा था कि एक दिन मेरी सच्चाई जीतेगी, तो पवन की सच्चाई जीतनी चाहिए भाई, ये नहीं। बिल्कुल, हम एपी ट्रेवल से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे कि आप सुन रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर दिल्ली की सारी यूनियन एक हो चुकी हैं, दिल्ली से बाहर की भी यूनियन एक हो चुकी हैं और पवन शर्मा जी के लिए न्याय मांग रही है, जस्टिस फॉर पवन शर्मा जी। तो आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके ऊपर एफआईआर हो या फिर कुछ एक्शन लिया जाए? हम चाहते हैं कि उससे पहले आप कुछ एक्शन लो और इस पर जल्द से जल्द समझौता। दूसरी, जैसे अभी इन सब ने बताया, नेमी ने भी बताया, तो हम अभी एक लेटर इशू करेंगे। अगर किसी भी ड्राइवर भाई को किसी भी ट्रांसपोर्ट ट्रैवल से कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो लिखित में परिवहन मोर्चे को दे सकता है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अठावले साहब इंसाफ पसंद इंसान हैं और उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। खुद वो सामाजिक न्याय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और ये ड्राइवर समाज के लिए, परिवहन से जुड़े लोगों के लिए उन्होंने परिवहन मोर्चा तैयार किया है, जिसकी जिम्मेदारी मिली है। तो हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और उनके साथ से
अच्छे से निभाएंगे। हाँ नहीं, वो तो देखो जैसे जैसे शिकायत आएगी, जिस भी कंपनी के खिलाफ आएगी, जिस भी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी हम नोटिस डालेंगे। शिकायत आते ही हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आपसी सौहार्द बना रहे, कहीं ऐसा ना हो। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपके पास शिकायत ऑलरेडी आ चुकी है। हाँ, तो ये इस मुहिम में आप क्या करना चाहेंगे? अभी पहला स्टेप आप बताएं। मतलब ये अभी शिकायत हमें मिली है और इस पे जाके हम डिस्कस करके और जो भी इस पे कार्रवाई होगी, अगर नोटिस जारी करना हुआ तो हम एपी ट्रेवल्स के खिलाफ नोटिस भी जारी करेंगे। तो आज हमें मिला है और इस पे एक आध दिन में ही डिसीजन लेके हम नोटिस जारी कर देंगे, क्योंकि इसके लिए हमने सारी चीज़ें इनसे मांगी है, सारी चीज़ें हमें दे रहे हैं। पूरी फाइल पे हम गौर करेंगे और जैसा एक आध दिन लगेगा उसके हम नोटिस जारी कर देंगे। अब जैसे नेवी अंकल जी ने बताया कि उन्हें 1 तारीख के बाद आपको बताया था पापा ने कि आप बाहर फैसला कर लो। जज अंकल ने कहा कि मैं करूँगा तो भारी पड़ जाएगा, तो उन्होंने फैसला ऐसा करा कि हमारे पापा की डेथ हो गई। उन्होंने बीच में बताया ना, बीच में एक आदमी ने आके पापा पर प्रेशर डाला कि कर ले नहीं हम घर देख लेंगे, तो उन्होंने ये फैसला करा है। अब जज साहब मैं तो यही विनती करूँगा, आप बताओ ये न्याय है कि अन्याय है, ये डेथ है कि मर्डर है? सीधे सीधे हम संकेत तो अब तजेंद्र अंकल जी पे निर्भर है कि वो कैसे करेंगे हमारे साथ। अब क्या चाहते हैं आप? सर मुझे तो न्याय चाहिए अपने। मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास इंसाफ चाहिए मुझे तो बस। अभी जैसे घर नया बनाया था, इसका भी काफी कर्जा वगैरह 8 लाख कर्जा है इस पे। इसका जो जिम्मेदारी भी, मेरे 2 बच्चे हैं। अभी तो पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, कोई काम नहीं करते सर। आप भी? नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करती, मैं घर में। बच्चे भी कोई काम नहीं करते हैं और उनकी वाइफ भी हाउस वाइफ है, तो ऐसे हालात में घर में रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल सी चीज़ है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे एपी ट्रेवल से भी कि जल्द से जल्द इस केस में कुछ करें। अदरवाइज़ हमारे माननीय तेजिंदर जी, नेमी जी अपनी जो कार्रवाई है वो करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आप बोलें कि भाई पहले बता दिया होता तो हम पहले कुछ कर लेते, या फिर जैसे हेल्प हो सके उनकी हेल्प करें और इस केस को यहीं के ख़त्म करें, नहीं तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।